हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांवरा रसोई। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज फिर मेरी मॉर्निंग सुबह 4 बजे हुई है। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद मैंने मंदिर का गेट खोले हैं और मैं अब जा रही हूँ तुलसी जी की पूजा करने के लिए। तुलसी जी की पूजा वैसे तो 12 महीने की जाती है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसकी पूजा का, इन्हें जल चढ़ाने का और इनका दिया लगाने का बहुत महत्व माना गया है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले तुलसी पूजा वाला जो मेरा रूटीन है वो फॉलो करती हूँ। उसके बाद में मैं कोई अपने दूसरे काम करती हूँ। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और काफ़ी अंधेरा है, इसलिए मैंने बाहर की जो लाइट है वो ऑन की है और उसके बाद मैं बाहर तुलसी पूजा के लिए जा रही हूँ। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। इसे करने से पापों से मुक्ति होती है। अगर हमसे जाने अनजाने में भी कोई पाप हो जाते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। दिया लगाने से लक्ष्मी, धन, संपदा सभी में वृद्धि होती है। इसलिए मैं रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम तुलसी जी की पूजा करती हूँ। वैसे तो 11 और रविवार 2 दिन तो ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही उनकी पूजा की जाती है। मैंने तुलसी के ही पास में जो केला होता है, जिसमें विष्णु जी का वास माना जाता है, उसे मैंने तुलसी के पास ही रखा है। केले और तुलसी को पास पास रखना काफ़ी शुभ होता है। बस यहाँ पर मैंने फटाफट से जल चढ़ा दिया है, दिया लगा दिया है और उन्हें कंकु चावल डालकर पूजा कर दी है। आज मैंने तुलसा जी में जल, कंकु चावल नहीं करा है। मैंने आज सिर्फ केले की पूजा की क्योंकि आज संडे है। और अब मैं मेरे इन कामों से निपट कर जो मेरा गर्म पानी पीना या आंवला जूस लेना जो मेरा रूटीन है वो मैं करती हूँ। उसके बाद में मैं खाने की तैयारी करूँगी। ये सारे काम हो जाने के बाद में ये बत्तियाँ हैं जो मैंने कल घी में अच्छी तरह से भिगो के इसे सूखने के लिए रखी थी। पूरी रात इन्हें मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही और इनका घी जो है वो पूरी तरह से जम गया है। बत्तियाँ जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसे मैं एक डब्बी में इस तरह से भर दे रही हूँ और बस अब ये बत्तियाँ रेडी है। जब आपको लगाना हो तब इसमें से एक बत्ती निकालिए और फटाफट से लगा दीजिए। इसमें कोई भी अलग से घी गर्म करने का या किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं होता है। बस ये बत्तियां बन के तैयार है। अब मुझे जब भी दिया लगाना होता है तो मैं दिए में एक बत्ती ले लेती हूँ और बत्ती लेने के बाद में अलग से घी दानी जो होती है उसमें घी रखती हूँ अलग से मैं, और उसमें से घी इस बत्ती में डालकर और फिर मैं दिया लगा देती हूँ। इससे दीपक लगाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी काम होता है। दिया लगाकर पूजा करके मैं अब खाने का काम शुरू करूँगी। आज संडे है तो खाने की कोई जल्दी नहीं है, ब्रेकफास्ट की भी कोई जल्दी नहीं है। बच्चों ने आज ब्रेकफास्ट के लिए मना कर दिया था। उन्होंने आज मार्केट से कचौरी और समोसे मार्केट से मंगा के एंजॉय किए थे। इसीलिए मैंने संडे के दिन कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। खाने की भी मुझे इतनी जल्दी नहीं थी। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ दाल बाटी और चावल। बाटियाँ मैं नॉर्मल गेहूं के आटे की ना बनाकर नमकीन बाटी बनाऊंगी, जिसमें मैं बेसन, मक्का का आटा और गेहूं का आटा यूज़ करने वाली हूँ। मैंने गेहूं और मक्के का आटा जो 2-2 कटोरी ले लिया है और जो बेसन है वो मैंने 1 कटोरी लिया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरे का पाउडर, नमक, दही और तेल, इन सारी चीज़ों को डाल करके इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद में एक सख्त आटा जो बाटी का होता है जिस तरह का, वैसा सख्त आटा लगा के रेडी कर लूँगी। ये बाटी टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की बाटी बना के आप लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। ये बाटियाँ अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है, चटनी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।
अब मैंने इसका एकदम सख्त आटा गूंद के रेडी कर लिया है और अब छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी और फिर इसे मैं जैसे हम नॉर्मल बाटी सेकते हैं ओवन में उस तरह से सेक लूँगी। बाटियाँ बनाने से पहले मैंने दाल धो के अच्छी तरह से साफ़ पानी में भिगो दी थी। जब तक बाटियाँ बनी हैं तब तक ये दाल अच्छे से भीग गई है। अब इस दाल के अंदर मैंने हल्दी, आधा चम्मच के तकरीबन, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक डाल करके इसका लिड लगा दिया और इसे अब मैं पकने तक पका लूँगी। एक साइड मैंने दाल का कुकर चढ़ा दिया है, एक साइड मैंने बाटी के लिए ओवन रख दिया है। जैसे ही ओवन गर्म हुआ है मैंने इसमें सारी बाटियाँ रख दी है और उन्हें मैं थोड़ी थोड़ी देर में पलट पलट कर सेक लूँगी। दाल भी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैंने दाल को फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल ले लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर सबसे पहले राई डाल दूँगी और जैसे ही राई चटक जाएगी उसके बाद मैं इसके अंदर जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद मैं इसमें 1 से 2 लौंग डाल दे रही हूँ। जीरा, राई और लौंग जब ये तीनों अच्छी तरह से चटक जाएंगे तब इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी और जब कटी हुई हरी मिर्च अच्छे से हो जाएगी तब इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो इस हरी मिर्च के साथ आप लहसुन प्याज भी डालकर भून सकते हैं और उसके बाद में आप टमाटर डाल दीजिए। मैं यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ और जब टमाटर अच्छी तरह से थोड़े से गल जाएंगे तब इसके अंदर मैं मिर्च स्वाद अनुसार जितनी आपको मिर्च चाहिए वो डाल दे रही हूँ। भूनते भूनते मैं बीच बीच में टमाटर को मैश कर दे रही हूँ ताकि ये जो टमाटर है खड़े खड़े से ना रहे। अब जब हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से भुन गया है तब मैं इसमें दाल डाल दूँगी और दाल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से उबाल लूँगी। जब दाल में अच्छी तरह से उबाली आने लग जाएगी तब इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा। मैं यहाँ पर सूखा हुआ हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये सूखा हुआ हरा धनिया रखा है और अब फिर से नया सीज़न का धनिया आने वाला है, इसीलिए मैं इसे अधिकतर सब्जियों में डाल के ख़त्म कर रही हूँ। आप अगर ताज़ा धनिया रखते हैं तो आप ताज़ा भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने गुड़ या खटाई नहीं डाला है। आप अगर चाहें तो आपको अगर खट्टी मीठी दाल पसंद तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं और उसके साथ ही थोड़ी सी खटाई के तौर पर आप चाहें तो इमली डाल दीजिए या फिर अमचूर पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दाल अच्छी तरह से उबल गई है, मैंने इसे दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है। ये आज हमारा लंच है। इसी के साथ मैंने चावल बनाए थे। चावल मैं पसा के बनाती हूँ, खुले कुकर में नहीं बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं एक बार ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से मैंने आज ये लंच बनाया है। बच्चों ने रायते के लिए मना कर दिया था, इसलिए दही मैंने रखा है। अगर आप चाहें तो दही का रायता भी बना सकते हैं। लंच के बाद में मैंने आज दिन में मंदिर की सफाई का काम शुरू किया था। दिवाली अब आने ही वाली है तो सफाई की शुरुआत मैंने मंदिर से की है। सबसे पहले मैं भगवान का जो मंदिर है वो खाली कर रही हूँ। मेरा किचन बहुत छोटा है, इसीलिए मुझे मजबूरन भगवान के ऊपर के जो सेक्शंस हैं उनमें भी मुझे सामान रखना पड़ता है। बट ऐसा कहते हैं कि भगवान के ऊपर कुछ भी सामान नहीं रखना चाहिए, स्पेशली जो आप बहुत कम यूज़ कर रहे हैं या जो भगवान से रिलेटेड नहीं है। बट मेरी ये मजबूरी है, इसलिए मुझे ये सारा सामान भगवान के ऊपर ही जो 2 खाली खाने उसमें रखना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने सारा जो भगवान का मंदिर है वो खाली कर दिया है। इस मंदिर को खाली करने में बच्चे भी लगे हुए हैं और बराबरी से मेरी हेल्प करा रहे हैं।
ये जो इस तरह का बत्ती का पैकेट होता है, ये मैं पूरा एक लेके आ जाती हूँ, बड़ा पैकेट। और फिर इस बत्ती के पैकेट को मैं 2 से 3 महीने आराम से मुझे चल जाता है। मुझे बार बार दिया बत्ती करते टाइम बत्ती बनानी नहीं पड़ती है। अब बेटी जो है वो ठाकुर जी को स्नान करा रही है। ठंड के दिन आ गए हैं तो आज से मैंने ठाकुर जी के लिए ऊनी कपड़े भी निकाल दिए हैं। और ये इस तरह की एक छोटी झाड़ू है जिसे मैं मंदिर के जाले वगैरह झाड़ने में यूज़ करती हूँ। और इस बीच में बेटा आ गया है, प्लीज़ इग्नोर करना इसे। अब इस मंदिर वाली झाड़ू से मैंने मंदिर का जो सेक्शन है उसमें जितने भी जाले और धूल मिट्टी थी वो सब मैंने झाड़ दी है, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और इसे साफ़ करने के बाद में जो ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें मैं भगवान या उनका कोई सामान नहीं रखती हूँ, उस वाले को मैं नॉर्मल जो हमारी झाड़ू होती है उससे साफ़ कर रही हूँ। मैं भगवान के मंदिर की झाड़ू अलग रख मैं ये जो नॉर्मल झाड़ू होती है इससे मंदिर के जाले वगैरह नहीं लेती हूँ। जाले अच्छी तरह से साफ़ कर देने के बाद में मैंने जो बर्तन मांजने का जो स्क्रब होता है उससे मैंने अच्छी तरह से फर्श जो है उसे साफ़ कर दिया है। और फिर मैं ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसकी सहायता से पूरी अलमारी को अच्छी तरह से पोंछ दूंगी और अच्छी तरह से इसे मैं साफ़ कर दूंगी। माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो होता है इससे सफाई बहुत अच्छे से होती है, पानी ये काफ़ी अच्छा सोखता है। उसके अलावा अगर दीवार पर किसी तरह के कपूर के दाग या कंकु चंदन के छींटे भी अगर लग जाते हैं तो केवल गीले कपड़ा फेर देने से ये सारा जो है दाग वगैरह वो निकल जाते हैं। इसीलिए मैं सफाई के लिए और पोछे के लिए दोनों के लिए मैं ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं यही यूज़ करती हूँ। अलमारी के ऊपर जो ग्लास लगे हुए हैं उसे भी मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करके और फिर इस तरह से जो न्यूज़पेपर होता है उससे पोंछ दिए हैं। ऐसा करने से कांच जो है वो एकदम चमक जाते हैं। अगर आपके पास कॉलिन या ग्लास क्लीनर है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं हो तो इस तरह से भी ग्लास अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे जो है लगातार मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो सीरीज़ थी मंदिर में लगाने वाली वो टूट गई है, उसे मैं थोड़ा सा टेप लगा के रिपेयर कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह से टेप से सिक्योर कर दिया है और अब इसे मैं इस तरह से पूरे मंदिर में लगा दूँगी। मंदिर में लगाने के लिए बच्चे लगातार मुझे हेल्प कर रहे हैं। कभी कोई बच्चा टेप काट के दे रहा है, कभी कोई सामान मुझे ला के दे रहे हैं। इस तरह से मैं इसे पूरी जो ये फर्श है उस पर लगा दूँगी। बच्चों को इस तरह के कामों में बहुत मज़ा आता है और सच में इन दोनों बच्चों ने आज मेरी बहुत हेल्प की और इन्होंने एंजॉय भी बहुत किया। छोटी सी लाइट ऐड कर देने से मंदिर का जो पूरा लुक है वो ही चेंज हो गया है। भगवान का स्नान करा दिया था, अब बच्चों ने उन्हें रेडी भी कर दिया है
और अब ये मुझे ला के दे रहे हैं। ये गणेश जी हैं, ये बहुत छोटे साइज़ के हैं पर बहुत ही क्यूट से हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल, इन्हें इनर वगैरह पहना के बेटी ने रेडी कर दिया है। और बस अब मैं धीरे धीरे मंदिर में सारे भगवान को स्थापित कर दूँगी। ये माता रानी को भी मैंने स्थापित कर दिया है। और ये हमारे गुरुदेव हैं, महंत श्री अभिराम दास जी त्यागी। ये मेरे पापा के भी गुरु हैं, इन्हें मैं भी मानती हूँ, इसलिए इनके लिए एक स्थान मेरे मंदिर में फिक्स है। मंदिर में सारे भगवान को स्थापित कर दिया गया है। इनके साथ ही जो पूरी अलमारी थी मैंने उसे भी जमा दिया है। मेरे किचन से रिलेटेड आइटम्स थे वो रखे हैं फर्स्ट 2 सेक्शन में। नीचे के 2 सेक्शन में सबसे पहले नीचे से अगर देखें तो भगवान का मंदिर है, उसके ऊपर मैंने भगवान से रिलेटेड सारे जो भगवत गीता, रामायण जी और इस तरह के सारे ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं। और साथ ही दिया बत्ती का कुछ सामान, भगवान के वस्त्र वगैरह रखे हैं। अब शाम की तैयारी ये करते करते बहुत लेट हो गया था। शाम के टाइम में मुझे घी भी बनाना था, इसलिए मैंने सुबह मलाई निकाल के फ्रिज से बाहर रख दी थी। 8 से 10 घंटे मलाई बाहर रखने के बाद में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाती है और इसे हम इस तरह से लगातार फेंटना शुरू करते हैं तो साइड से इसमें से इस तरह से पानी निकलने लगता है। हर बार जब मैं मलाई निकालना शुरू करती हूँ तो मैं दही नहीं डालती हूँ, तो ये जो दूध है इसका मैं पनीर बना लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने जब मलाई निकालना शुरू किया था तो फर्स्ट डे ही मैंने मलाई के डब्बे में दही डाल दिया था, जिसकी वजह से इस बार ये जो निकला है ये दूध ना होके छाछ है। ये छाछ का फ्लेवर है इसके अंदर और छाछ का ही टेस्ट है इसके अंदर। और ये जो मक्खन है ये निकल गया है। ये 8 दिन की मलाई है। मैं 1.5 लीटर दूध लेती हूँ और 1.5 लीटर दूध के अंदर इतनी मलाई 8 दिन में इकट्ठा हो जाती है। और इसका मैं हर 8 दिन में एक बार घी बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने फेंट कर इसकी जो सारी छाछ थी वो निकाल ली है। और अब मैं इसके अंदर 1 लोटे के तकरीबन पानी डाल रही हूँ। और अब पानी डालने के बाद मैं इसे पानी में घुमाती रहूँगी और थोड़ी देर में मक्खन की एक बॉल बन के रेडी हो जाएगी और उससे फिर मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। इसे भी मैंने धोया है और इस बार भी इसमें जो ये छाछ निकली है इसे भी मैं यूज़ करने के लिए रख लूँगी। इसके बाद में जब इसे मैं निकाल लूँगी बाहर और फिर इसे मैं धोऊँगी, तब उस बार का जो पानी निकलेगा उसे मैं फेंक दूँगी, क्योंकि उसमें छाछ का कोई फ्लेवर नहीं होता है, वो नॉर्मल पानी की तरह ही होता है। इस तरह से मैंने ये मक्खन जो है निकाल लिया है और निकालने के बाद में इसे पकने के लिए गैस पर रख दूँगी। इतना सब काम करते हुए बच्चों को भूख सी लग गई थी तो मैंने उनके लिए एक साइड पॉपकॉर्न भी बना दिए हैं। तो बच्चे दूध और पॉपकॉर्न ले रहे हैं, तब तक मैं घी बना के रेडी कर दे रही हूँ। जब घी बन गया है छान करके साफ डब्बे में मैंने भर के रख दिया है। आज मैंने डिनर की शूटिंग नहीं की है क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं डिनर भी इसमें ऐड कर देती। जल्द ही मिलते हैं नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।